गजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। गजा में मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है और इसमें 40% से अधिक बच्चे हैं। न जाने कितने लापता होंगे और मलबे के नीचे दबे होंगे। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसमें 1400 से अधिक इसराइली और अन्य देशों के नागरिकों की हत्या हुई थी। इसी के जवाब में इसराइल गजा पर बमबारी किए जा रहा है। इसराइल ने कहा था कि वह गजा को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ आवाजें ऐसी भी आईं कि धरती से ही मिटा दिया जाएगा, लेकिन इन 30 दिनों का हिसाब देखेंगे तो इसराइल जरूर हजारों टन बम बरसाने में सफल रहा है। गजा की कई हजार इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, स्कूल अस्पताल का वजूद मिट गया है, मगर गजा का वजूद अब भी धरती पर कायम है। इन 30 दिनों में हमने अपने वीडियो में गजा के हाल को विस्तार से दिखाया है, मगर आज हम इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बारे में बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेतन्याहू खुद को मिस्टर सिक्योरिटी और मिस्टर इकोनॉमी के रूप में प्रचारित करते रहते हैं। नेतन्याहू भी दुनिया के एक और लोकप्रिय नेता की तरह मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहे। इसी साल अप्रैल में इसराइल के गोदी चैनल से उन्होंने बात की और कहा कि हमास एक और मोर्चा नहीं खोलेगा। क्या आपको पता है कि नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद वहां के चैनलों को फोन किया, कहा युद्ध खत्म होने तक मेरी आलोचना बंद करो। हम इस वीडियो में बताएंगे कि नेतन्याहू के खिलाफ हर दूसरे दिन इस्राएली अखबारों में लेख छपते हैं, जिसमें उन्हें अयोग्य बताया जाता है, उनसे इस्तीफे की मांग होती है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, काफी लंबा है। हमने कई जगहों पर छपे लेखों के सहारे इसे तैयार किया है। आपको इस वीडियो के जरिए इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को समझने में मदद मिलेगी। बस आपको कई प्रसंगों से भारत की भी याद आ सकती है और ऐसा होने से हम नहीं रोक पाएंगे। मजबूत सरकार और मिस्टर सिक्योरिटी दो देश के नारे हैं, मगर हाल एक जैसा है। दुनिया का यही इतिहास रहा है। खुद को मजबूत और ताकतवर साबित करने वाले नेता अंत में अपने देश के लिए कभी बेहतर साबित नहीं हुए हैं। खैर, यह भी इतिहास रहा है कि इस बात को समझने में जनता कम से कम 20 से 30 साल बर्बाद करती है और उससे पहले अपने आप को तबाह करती है। इससे कम समय में किसी भी देश में जनता को होश नहीं आता है। हमास के हमले और जवाब में गजा के हमले के इन 30 दिनों का हिसाब किताब आप देखेंगे तो बेशक गजा की बर्बादी नजर आती है, मगर इसराइल का तिलिस्म भी टूटता नजर आता है। उसकी अपार शक्ति के कारण जो चीजें छिप गई थीं वो सामने आ गई हैं। फलस्तीन का मुद्दा केवल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर और प्रोफेसर तक सीमित रहने वाला मुद्दा नहीं रहा। कुछ राजदूतों के ना समझ में आने वाले लेखों से बाहर आ गया है। जनता बिना राजदूतों के लेखों के भी अब इस मसले को समझने लगी है। बल्कि गजा और फलस्तीन के सवाल अब उन लाखों लोगों के हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गया है। यह वीडियो स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो का है। रविवार को यहां जमा हुए हजारों लोगों का प्रदर्शन बीबीसी के दफ्तर के बाहर भी पहुंच गया। जिस तरह उपनिवेशवाद दुनिया भर में पहुंचा हुआ शब्द है, उसी तरह इन 30 दिनों में ऑक्यूपेशन यानी कब्जा भी दुनिया भर में पहुंच गया। लोग नारे लगा रहे हैं। इसमें आए लोगों का नारा था 1 2 3 4 ऑक्यूपेशन नो मोर। यह प्रदर्शन केवल इसराइल के हमले के खिलाफ नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के खिलाफ है, क्योंकि ब्रिटेन इसराइल का साथ दे रहा है। इन प्रदर्शनों पर कम बातें हुई हैं, मगर उससे इनकी संख्या कम नहीं हुई। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सांसद टॉमी शेपर्ड ने कहा है कि हमें अपने देश की नीति को बदलवाने के प्रयास तेज कर देने चाहिए। पूरे यूरोप भर की नीतियां बदलवानी होंगी कि फलस्तीन के अधिकारों को पहचान मिले, उनके मानवीय और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता मिले। इसराइल के हमले से पहले फलस्तीन भुला दिया गया था। कोविड के दौरान जब इसराइल ने गजा पर हमला किया, तब इस तरह से खबरें दुनिया के कोने कोने में नहीं पहुंची थीं, जिस तरह से इस बार पहुंच रही हैं। शुरू में इन प्रदर्शनों को मुसलमानों और हमास समर्थक बताकर खारिज किया गया, लेकिन जल्दी ही यह गलत साबित हुआ। गजा पर हमले के 30 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि फलस्तीन का मुद्दा, उसका इतिहास, उस पर होने वाली बर्बरता कई देशों की सड़कों से लेकर संसद तक में पहुंच गई है। इसराइल के समर्थक सांसदों के भाषणों के बीच कई देशों में सांसद फलस्तीन के लिए खुलकर बोल रहे हैं। 21वीं सदी में फलस्तीन एक भुला दिया गया मुद्दा हो गया था। इसराइली कब्जे में गजा के लोग किस हाल में रह रहे थे, इस पर कभी इतने विस्तार से दुनिया का ध्यान नहीं गया। इसराइल के भीतर के लोग गजा के हमले का विरोध कर रहे हैं। तभी तो वहां के पुलिस अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोगों को पकड़कर बस में बिठाकर गजा भेज दिया जाएगा। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें इसराइल के भीतर प्रदर्शनों को दिखाया गया है। कॉपीराइट के नियमों के कारण हम किसी का भी वीडियो उठाकर यहां नहीं दिखा सकते। लेट गजा लिव।
ये 7 नवंबर को न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर हुए प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जिसमें 500 यहूदी ही शामिल हुए। इनके पोस्टरों पर लिखा है कि फलस्तीनियों को आजाद होना चाहिए। इस पोस्टर पर लिखा है कि सारी दुनिया देख रही है, फिर से किसी के साथ यह नहीं होना चाहिए। इनकी कमीजों पर लिखा है कि यहूदी मांग कर रहे हैं कि अभी युद्ध विराम हो। बाइडेन के लिए यह संदेश दिया जा रहा है, यानी यहूदी समाज के भीतर भी लोग गजा के कब्जे का विरोध करते हैं, दुनिया भर में कर रहे हैं। आपने देखा कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में बड़ी संख्या में यहूदी ही जमा हुए और गजा के हमले का विरोध करने लगे। इसमें कई 100 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इनके प्रदर्शन लगातार जारी हैं। कई जगहों पर रिपोर्ट छपी है कि जिन यहूदी परिवारों के बुजुर्गों ने हिटलर की यातनाएं झेली हैं, वो भी इस्राएल के हमले का विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि हम यातना का एक और केंद्र नहीं चाहते। क्या आप जानते हैं कि आज भी वेस्ट बैंक में कई यहूदी हैं जो फलस्तीनी गांवों में जाकर उनके साथ रात बिताते हैं ताकि इस्राएल की सेना उन पर ज्यादती ना करे, उनके गांव ना उजाड़े। यही वो लोग हैं जिनकी ताकत से इस्राएल में अहिंसा के रास्ते से भी शांति और संवाद के प्रयास किए जा रहे हैं। कभी हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस्राएल के ही लोग फलस्तीन पर इस्राएल के कब्जे के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या यह बड़ा बदलाव नहीं है? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमास के हमले की भी निंदा की और इस हमले के पहले से इस्राएल की हिंसा और मौजूदा हमले को भी व्यापक संदर्भों में देखा कि हिंसा की यह राजनीति हिंसा ही पैदा करती है। हिंसा का यह मामला एक तरफा नहीं है। गजा के लोग भले ही बमों के आगे असहाय हो गए हों, मगर वहां के 30 से अधिक पत्रकारों ने अपनी जान देकर इस्राएल के प्रोपेगेंडा को भयंकर चुनौती दी है। हमास द्वारा 40 बच्चों की हत्या का मामला और अल आहली अस्पताल पर हमले को लेकर कितनी मजबूती से चुनौतियां दी गईं। दुनिया भर में फैले फलस्तीनी लोगों ने गजा के लिए आवाज उठाई और इस सवाल से इत्तेफाक रखने वाले लोग जुड़ते चले गए। पुरानी फिल्में, वीडियो सब बाहर आ गए और लोगों ने देखना और दिखाना शुरू कर दिया। लोग तो यह भी निकाल कर देख रहे हैं कि इसी 7 नवंबर को 25 साल पहले संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के आत्माधिकार को लेकर प्रस्ताव पेश हुआ था और पास हुआ। 146 देशों ने समर्थन किया, केवल 2 देशों ने विरोध। दुनिया ही चाहती है कि फलस्तीन मुक्त हो, आजाद हो और खुली जेल की जगह खुली हवा में सांस ले। 21वीं सदी का यह पहला युद्ध है जहां एक तरफा प्रोपेगेंडा बहुत सफल नहीं हुआ। कमजोर पक्ष की बात भी जनता के बीच बहुत तेजी से पहुंच रही है। बेन्यामिन नेतन्याहू तल अवीव में 80 से अधिक देशों के राजदूतों से मिल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, तुर्की से लेकर कई देशों ने तल अवीव से अपने राजदूत बुला लिए हैं। उसके दबाव में नेतन्याहू ने गजा पर हमला तो कम नहीं किया, मगर यह मुलाकात बता रही है कि नेतन्याहू समझने लगे हैं कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा इस्राएल चाहता है। इस मुलाकात में नेतन्याहू ने इन राजदूतों से कहा कि जीत का कोई विकल्प नहीं, यह लड़ाई आपकी लड़ाई है, हमारी जीत आपकी जीत है। इस्राएल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इसके बारे में ट्वीट किया है कि इन सभी ने इस्राएल को समर्थन दिया है और कहा है कि वे अपने देशों में इस बात का प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि 7 अक्टूबर को जो हुआ कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस्राएल चाहता है कि केवल 7 अक्टूबर याद रखा जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमास की निंदा करने के बाद गजा पर जो बमबारी हुई है उसे लेकर भी दुनिया में बहस चल रही है और एक नैतिक चुनौती सामने आई है। नेतन्याहू राजदूतों के बीच शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि इन राजदूतों के देश की सरकारें इस्राएल के साथ तो हैं, मगर उनकी जनता का एक बड़ा हिस्सा उसके खिलाफ सड़कों पर है। अमेरिका भले ही इस्राएल के साथ है, मगर वहां की सड़कों पर जनता उतर गई है। सेनेट में सांसद सवाल कर रहे हैं। मीडिया के एक तरफा होने के बाद भी फलस्तीन का सवाल आग की लपटों की तरफ फैलता जा रहा है। नेतन्याहू ने 80 देशों के राजदूतों से अपील की है कि वे बिना शर्त 240 बंधकों की रिहाई की उनकी मांग को समर्थन दें। उन्होंने कहा कि जब तक सबकी रिहाई नहीं होती तब तक युद्ध विराम को भूल जाए। उन्हें यह क्यों कहना पड़ रहा है? संयुक्त राष्ट्र से लेकर सभी ने कहा है कि बंधकों की रिहाई तुरंत होनी चाहिए। हमास के हमले के बाद नेतन्याहू काली शर्ट में नजर आते हैं। उनके रक्षा मंत्री भी काली शर्ट पहन रहे हैं। यहूदी परंपरा में इसे शोक का रंग माना जाता है। जब बाइडेन नेतन्याहू से मिलने आए तब भी नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल के मुताबिक कपड़े नहीं पहने, बिना टाई के काला कोट सफेद शर्ट पहनी। आधिकारिक कार्यक्रमों में नेतन्याहू हमेशा टाई में दिखते हैं। जब छुट्टी मनाने गए या किसी त्योहार की फोटो डालते हैं तब टी शर्ट में या बिना टाई के डालते हैं। इसे लेकर मीडिया में कई जगहों पर विश्लेषण हुआ है कि जिस नेता पर जनता से दूर होने के आरोप लगते रहे हैं वो इन कपड़ों से क्या साबित करना चाहता है। एक जगह विश्लेषण मिला कि टाई ना पहनकर वो आम आदमी जैसा दिखना चाह रहे हैं। एक जगह लिखा हुआ है कि नेतन्याहू ने ऐसा रक्षा मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की नकल में किया। ऐसे ही यूक्रेन पर जब हमला हुआ तब वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने पहनावे में बदलाव किए
और अब तक वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं। कोट सूट छोड़कर खाकी टी शर्ट और कार्गो पैंट पहनने लगे हैं। पश्चिम के दूसरे नेताओं से हर समिट में ज़ेलेंस्की अलग दिखाई देते हैं। नेतन्याहू को लेकर भारत के लोग जिस तरह से सोचते हैं, इस्राएल की जनता नहीं सोचती। वहां के कई अखबारों में युद्ध के दौरान उनके खिलाफ घोर आलोचनात्मक खबरें छप रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर लगाम कसने के लिए उन्होंने जो कानून बनाया है, उसे लेकर जनता हमले के पहले कई महीनों से सड़कों पर थी। जून और जुलाई के महीने में वहां भयंकर प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में ऐसा कोई वर्ग नहीं जो नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरा। सेना के अधिकारी से लेकर रिटायर्ड अधिकारी, ट्रेनिंग पाने वाले रिजर्विस्ट भी नेतन्याहू का विरोध करने लगे। इन सभी का मानना था कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेतन्याहू अपने लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, खुद को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खत्म कर रहे हैं। हमास के हमले के बाद भी इस्राएल नेतन्याहू के पीछे नहीं खड़ा है, भले ही वह गजा पर हमले को सही मानता है। मारीव अखबार में हुए एक सर्वे में 80% लोगों ने कहा है कि वे चाहते हैं कि नेतन्याहू सुरक्षा और इंटेलिजेंस में हुई चूक के लिए जिम्मेदारी लें। इस सर्वे में भाग लेने वाले यहूदी इस्राएलियों को नेतन्याहू से कहीं ज्यादा सेना के प्रमुखों पर भरोसा है। इस्राएली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के एक पोल ने बताया है कि सिर्फ 7% इस्राएली मानते हैं कि वो युद्ध की अगुवाई करने में सक्षम हैं। उनके उलट सेना के प्रमुखों पर 74% लोगों को भरोसा है। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के घटने के ही समाचार वहां छप रहे हैं। गजा पर हजारों बम गिराकर नेतन्याहू इस्राएल का भरोसा नहीं जीत पाए। युद्ध खत्म होने के बाद उनका क्या होगा, इसे लेकर अखबारों में अलग से विश्लेषण छप रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के लेखों में विश्लेषक कह रहे हैं कि वो इसलिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई भी बयान वायरल होकर सत्ता में रहने के उनके इरादों पर पानी फेर सकता है। ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि हमले की जिम्मेदारी अकेले नेतन्याहू की नहीं हो सकती। हमास के हमले के 2 दिन के बाद 9 अक्टूबर को हारिस अखबार के संपादकीय पन्ने पर एक लेख छपा कि नेतन्याहू अयोग्य हैं, वे जिम्मेदारी लेने के काबिल ही नहीं, इसलिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हमने हारिस के संपादकीय पन्ने पर कुछ लेख जो छपे हैं उनके टाइटल निकाले, जिससे पता चलता है कि वहां नेतन्याहू के खिलाफ खुलकर लिखा और बोला जा रहा है। भारत होता तो कहा जाता कि युद्ध चल रहा है, अभी सिर्फ मोदी मोदी करना है, मोदी की आलोचना नहीं करनी है। हारिस के संपादकीय पन्ने पर अखबार का अपना संपादकीय मत और जानकारों के विश्लेषण से भरे लेख को देखकर आपको अंदाजा हो जाता है कि नेतन्याहू केवल इस्राएल के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह 7 नवंबर का संपादकीय है। इतना ही लिखा है, नेतन्याहू अब बस गद्दी छोड़ दो। 6 नवंबर के एक लेख में लिखा है कि नेतन्याहू के चरम दक्षिणपंथी मंत्री भले ही उनके लिए जरूरी हों, लेकिन इस्राएल के लिए बोझ हैं। 6 नवंबर का एक और लेख है कि मेरे परिवार का खून नेतन्याहू के हाथों पर है। 3 नवंबर का लेख है कि इस नेतन्याहू के कारण इस्राएल अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा था,